जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के बीच महिला आंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आपने खंड जो इसका खंड सा बटा हुआ है तो 8वां आपने पार्ट देखा था। अभी ये आप देख रहे हैं कि 9वां इसका खंड है। और आपने देखा था कि खंड 8 तक ये हुआ कि जो महन साहब हैं वो अब नहीं रहे और लक्ष्मी अकेले हैं। और आप देखें कि जो स्वराजी थे बालदेव वो आके उनको सांत्वना दे रहे थे और कहीं ना कहीं वो उनका झुकाव भी लक्ष्मी की तरफ दिख रहा था। लक्ष्मी ने उनको बीजक संभालने के लिए दिया कि आप इसका लगातार मतलब अनवरत आप ये हो कि चौपाइयों को दोहराते रहेंगे तो आप बहुत कुछ जीवन में समझ पाएंगे। तो उन्हें ये खुशी हुई कि चलो लक्ष्मी ने इतना दिया है और वो उसी से बहुत ही आह्लादित हो गए। अभी यहाँ पे ये प्रारंभ होता है यहाँ से कि डॉक्टर प्रशांत कुमार जो कि बाहर से आए हैं, तो ये हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। जात, तो ये हुआ कि जात उनकी क्या है, नाम पूछने के बाद ही लोग यहाँ पूछते हैं जात। तो आपको मेरीगंज की एक खास विशेषता देखने को मिलेगी कि यहाँ पे लोग क्या होता है कि आपसे आपकी जात पूछते हैं कि आपकी जात क्या है। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में, अब देखिए एक उसकी जाति का जो एक कड़वा शख्स है ना, अब उसे ये चीज़ पता चल रहा है कि जाति भी कोई चीज़ है और वो शायद उसको ये मेरीगंज आके पता चल रहा है। अभी तक उसके जीवन में शायद कभी किसी ने पूछा हो कि जात क्या है, माता पिता, क्योंकि आप देखते हैं थोड़ा सा ये परिवेश में बदलाव या परिवेश में अंतराल पे भी आपको दिखता है कि आपको वही चीज़ शहर में देखेंगे, वही चीज़ ग्रामीण में स्तर पे देखेंगे। तो यहाँ पे लोग जाति से, वंश से, कुल से, इन सारी चीज़ों से बहुत मतलब रखते हैं। और जो शहरी वर्ग जिसको हम कहते हैं कि वो ठीक है इनसे विकसित स्तर पे होता है, वो बहुत कुछ इन सारी चीज़ों से उठ चुका होता है, बहुत ही निम्नतम स्तर पे वहाँ पे होता है। अभी आज तक प्रशांत को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि उससे जाति इतनी पूछी गई हो, क्या जाति इतनी मायने रखती है, लेकिन आज उसे लगा कि नहीं, जात तो बहुत मायने रखती है। लेकिन यहाँ तो हर आदमी जात पूछता है। प्रशांत हंसकर कभी कहता है जात कि जाति क्या है, जाति मेरी डॉक्टर है। डॉक्टर, जाति डॉक्टर, बंगाली है, बिहारी, हिंदुस्तानी, उन्होंने कहा हिंदुस्तानी डॉक्टर। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। अब ये भी एक विकट स्थिति है, विडंबना ये है कि मान लीजिए उसने डॉक्टर प्रशांत ने बोला कि मैं जात को नहीं मानता, तो भी ऐसा नहीं कि आप इसे छुटकारा पा सकते हो, आपको जात बतानी ही होगी। तो जात पात नहीं मानने वालों की भी यहाँ जात होती है। सिर्फ हिंदू कहने से ही पिंड नहीं छोड़ सकता है। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण, गोत्र क्या है, अगर ब्राह्मण हो तो आप तो पूछेंगे गोत्र क्या है, मूल कौन है। शहर में कोई किसी से जाति नहीं पूछता। अब देखिए अंतर बताएं कि यही चीज़ आपको अंतर कर देगा। गांव और शहर में अंतराल अगर देखना हो तो इन्होंने कहा कि देखिए शहर में कोई किसी से जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात यह है कि वो अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता, क्योंकि आपने देखा था बाल्यावस्था में उनकी माता उनको नदी के किनारे छोड़ के चली गई थी और बाद में उनका क्या कैसे हुआ तो उन्हें खुद नहीं पता वो किस जात के हैं। वो इस धर्म संकट में पड़ जाते हैं जब लोग उनसे जात के बारे में पूछते हैं। यदि उसे अपनी जाति का पता होता तो शायद उसे बताने में झिझक नहीं होती, तब शायद जात पात के भेदभाव पर से उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता, तब शायद ब्राह्मण कहने में वो गर्व महसूस करता। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के दिन भी, मतलब हिंदू विश्वविद्यालय में जब वो नाम लिखवाने गया था उस दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रात भर वो जगा रह गया था। प्रशांत कुमार पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण सब झूठ। बेचारा डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी नेपाल की तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहा होगा। प्रशांत कुमार नामक उसका कोई पुत्र हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखा रहा है, ऐसा वह सपने भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रशांत अपने तथाकथित पिता डॉक्टर अनिल कुमार, वो तथाकथित थे, पिता डॉक्टर अनिल कुमार को जानता है। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के दिन डॉक्टर अनिल उसके पिता के रिक्त कोष्ठ में आकर बैठ गए थे। बचपन से वो अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग कमाली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगते, उस लड़के को देखते हो ना, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। तो ये उसकी एक कहानी थी इस तरीके से कि लोग उसको, आसपास के पड़ोस के लोग ये कहते थे कि देखो जो लड़का है ना, लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहते थे उस लड़के को देखते हो, उसे उपाध्याय जी ने कोसी नदी में पाया था। बंगाली डॉक्टरनी ने पाल पोस कर बड़ा किया, फिर लोगों के चेहरे पर जो आश्चर्य की
रेखा खिंच जाती और आंखों में जो करुणा की हल्की छाया उतरती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा था। एक लावारिस लाश को भी लोग वैसी ही दृष्टि से देखते जैसा कोई प्रशांत को देखता था। प्रशांत अज्ञात कुलशील था, उसके कुल का पता नहीं था। उसकी माँ ने एक मिट्टी की हांडी में डालकर बाढ़ से उमड़ती हुई कोसी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार, अब देखिए नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार थे। उन्होंने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी। नई हांडी उनकी स्त्री को कौतूहल हो कि जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची, पानी के हिलोरे से हांडी हिली और उससे एक ढोंढा सांप गर्दन निकालकर फो करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु की रोने की आवाज़ आई। मानो माँ ने धमकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। तो ये था डॉक्टर प्रशांत की कहानी। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी। अब जब वो लेके आए वहाँ पे, तो ये हुआ कि इनकी माता का रोल कौन अदा करेगा, कौन पालेगा। तो जो आदर्श आश्रम था, जो उपाध्याय परिवार लेके आया था, तो आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी। उसका नाम था स्नेहमयी। स्नेहमयी को उसके पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी, जिनका रिक्त कोष्ठ में नाम रख दिया गया था। ये स्नेहमयी के उनके पति जो थे, स्नेहमयी के जो पति थे, वो उनके साथ नहीं रहते थे, लेकिन ये पता था कि उनके पति थे अनिल कुमार बनर्जी। उन्हें त्याग कर एक नेपाली से वो शादी कर लिए थे। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वो हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाती रहती थी। तरह तरह के पिंजड़ों को लेकर वह दिन काट लेती थी। जब उस दिन उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी थी, प्रशांत, आमार प्रशांत। तो उसने बंगाली था, आमार प्रशांत बोली। उस दिन से प्रशांत स्नेहमयी का इकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया। आदर्श आश्रम के पशु पक्षी के साथ स्नेहमयी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराटनगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमयी उसी स्कूल में सिलाई कटाई कर मास्टरनी नियुक्त हुई। स्नेहमयी की स्नेहांचल में पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के झलार और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मजला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांति निकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब ये एक जगह इकट्ठा होते तो शांति निकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनावाली की पंक्तियों पर राविंद्रिक सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवा दल के कवायदों का हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वो सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ था। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद वो पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। माँ की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी के किसी गली में वो हमेशा के लिए खो गई। तो जो स्नेहमयी माता थी, अब इनके साथ वो भी नहीं रह गई है ना, वो भी चली गई हैं। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनी आर्डर आया था, तो विजया का आशीर्वाद लेकर भेजने वाली श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा एक माँ ने जन्म लेते ही काशी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जन समुद्र की लहर को समर्पित। तो एक तो इनकी माँ पहले ही से नहीं थी, उनको काशी मैया के गोद में समा के गई थी, मतलब फेंक के गई थी। दूसरी जो स्नेहमयी थी, अब स्नेहमयी के पहले पति ने इनको अपनाया नहीं था, बाद में ये गई और वहीं की रह के चली आई, मतलब वहीं रह गई, ये वापस फिर नहीं आई। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वो हाउस सर्जन का काम कर रहा था तो 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा और नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं को सिर्फ मदद ही नहीं करता बल्कि गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाता भी है। मजला पुत्र बिहार का सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था, वो पहले ही नज़रबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वो कैसे बच सकता था, उसे भी नज़रबंद कर लिया गया। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसको प्यार करते थे। मतलब जो ये था प्रशांत,
तो प्रसाद की कहानी ये है कि जब वो जेल में बंद हो गया और जेल में जब गया तो उसके स्वभाव इतने अच्छे थे कि जो जेल के लोग थे, अंदर जो भी नेता वगैरह सब बंद थे, वो उसको बहुत मानते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वो हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वो पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है। तो जब ये जाके बोला कि हमको क्या करना है, हमें पूर्णिया के किसी गाँव में ही रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में कुछ रिसर्च करना है, तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुम यहाँ क्यों पड़े रहोगे, तुमको तो अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छे अवसर का फ़ायदा उठाओ, तुम्हें विदेश जाने का अवसर मिल रहा है, वहाँ जाओ, अच्छे जीवन जियो। लेकिन डॉक्टर प्रशांत ने बोला कि भैया मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है सहरसा का वो हिस्सा जहाँ हर साल कोसी का तांडव नृत्य होता है, और ये है पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहाँ मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये है कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम MBBS हो। मलेरिया काला बाजार सेंटरों में LMP डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं ये रिसर्च पूरा नहीं कर लेता मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किस काम की? बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलटकर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ी करके मिनिस्टर साहब ने मिस्टर मार्टिन के जो दी हुई ज़मीन के बारे में पता लगाया। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्टर साहब पूर्णिया में ही वकालत करते थे। पगले मार्टिन को उन्होंने देखा भी था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह वगैरह करने के बाद एक दिन प्रेस नोट जारी हुआ। खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया के जिले के मेरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। दिस स्टेशन विल अंडरटेक मलेरिया एंड काला आजार इन्वेस्टिगेशन इन ऑल आस्पेक्ट प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड इकोनॉमिक। प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, अध्यापक और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉक्टर पटवर्धन ने कहा, बेवकूफ़ है ये बंदा। ENT के प्रधान डॉक्टर नायक बोले, पीछे आंखें खुलेंगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राती भावुकता का दौर भी एक खतरनाक रोग मालूम पड़ता। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की ज़रूरत हो हमें लिखना। प्रशांत का गला भराया था। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर डॉक्टर प्रशांत का अभिवंदन किया, और जिस दिन वो पूर्णिया आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता? हाँ, ममता थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया? तुमने तो कभी बताया नहीं बलिहारी है तुम्हारा। ओ प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान हो। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेल पत्रा निकाल कर प्रशांत के सिर से छुलाते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करे। पहुँचते ही पत्रा देना। तो ये उसकी दोस्त थी जो इन्हीं के साथ पढ़ाई करती थी। ममता भी उनकी दोस्ती थी। अब देखिए अगले वाले पार्ट में आपको देखने को मिला कि 10वें नंबर का पार्ट है। डॉक्टर पत्रा लिख रहा है। वो पत्रा लिख रहा है ममता को, अपनी दोस्त को। तुमने कहा था पहुँचते ही पत्रा देना। पहुँचने के 1 सप्ताह बाद पत्रा दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया। प्यारे, सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 7 ही दिन में वो 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं। खाने पीने से देह पर कितना खराब असर है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। ये एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है और मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है यहाँ कौवे को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गढ़ैया भी किस्म किस्म के कमल और कमलिनी से भर जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों का परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीना भीगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं। फिर जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ ये है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। ये मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का ये हिस्सा वास्तव में मनोहर है
औरतें साधारणतः सुंदर होती हैं, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं हैं। डॉक्टर साहब कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए कहिए क्या है? डॉक्टर साहब जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए, मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई? जी 2-3 बार और ऐसा हुआ। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। तो वो जल्दी जाते हैं। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है, बाल खुले और बिखरे हैं, आंखें बंद है। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है, रोशनी कम और धुआं ज़्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टार्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है मानो कमल की पंखुड़ियाँ हो, ब्राइट। बेड कब्ज तो नहीं है? कोई जवाब नहीं देता है। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है। युवती की माँ है। जी कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती हैं, कहती हैं डॉक्टर बाबू घर ले, मतलब कि डॉक्टर बाबू लल लगाकर देखिए ना। लल अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता, क्या खाया, पेट में पचा या नहीं। सुई दीजिएगा? डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती। सुई नहीं, सुई नहीं चाहिए। अरे बाप, अच्छा सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्यों बेहोश हो गई? हाँ बेहोश कैसे हुई? डर लगा था। काहे को डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगी। ठीक है, अब कैसी है? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगेगा। दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊँगी। ये उनकी विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली ही होती है। वह सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा चाहिए उसको। सभी हंस पड़ते हैं। युवती की मुरझाए हुए लाल ओठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठाकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है क्या? बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहते घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। जोतकी जी से एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूँक भी करवा दिया। बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है। ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है क्या दिया जाए। मीठी दवा तो कार्बोनेटिव मिक्सचर या ब्रोमाइड। अजी तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जी रंजीत है। तहसीलदार साहब क्या कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कैया से 1-2 बीड़ी है जो दीजिए। डॉक्टर बाबू प्यारू, रंजीत जी को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बड़ी दिया सलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगा कर रंजीत अपने आप कहता है डॉक्टर बाबू तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई है। मगर रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया, रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली। मगर पहली जगह तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। तिलक पान के लड़के की भी माँ मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते, मगर आखिर में एक पचवरिया कैद को घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती है कमला की शादी हो। कमला मैया भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे किसी तरह कमली दैया को आराम कर दीजिए। डॉक्टर बाबू जो बख्शीश मांगेगा तहसीलदार दे देंगे आपको। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा। तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएंगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना मुझे। 3 खुराक खाएगी क्या? अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेव क्या? कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब, कठिन है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोच कर कहता है, रंजीत वो बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमला दैया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश हो गई है। उसकी आंखें बंद है, बाल बिखरे। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया। वो अपने बैग से सीसी, सिरिंज वगैरह निकालते हैं। सुई नहीं। कमला फिर बेहोश हो जाती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूँगी। फिर डर लग रहा था उसको। रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ बक्सा उठाकर। डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर देख करता है। ये ऑल इंडिया रेडियो है, रात के 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ। देखिए, डर की कोई बात नहीं है, सुनिए, मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। तो वो वहाँ से गाना चलता है रेडियो में। ये थे कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वो पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है,
पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब था, केस हिस्ट्री भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, कम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। 11 नंबर का पार्ट ये देखिए। नहीं, फिर से गाना होता, नहीं तोरा आहे प्यारी त्याग तरबरिया से, नहीं तोरा पास में तेजी। एक सखी ने पूछा कि हे सखी, तुम्हारे पास में न तीर है न तलवार, नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबरिया से, कौन ही चीज़ से मार लूँ बटोहिया की धरती लोटा बेला पेपी जेई। ये सुनकर जो औरत सदा ब्रिज पर मोहित थी बोली, तो उसने भी गाना गाया कि सासू मोरा मरे, ऐसा करके वो गाना गाती। इतना कहकर वह सदा ब्रिज के पास आई और पानी पिलाकर प्रेम की बातें करने लगी। अब ये चीज़ कहाँ पे चल रहा है? तंत्रिमा टोली, और कह सकते हैं कि ये इसमें सबसे निम्नतम टोली वाला ही आता है। जैसे राजपूत टोली ये सब तो अच्छे मतलब उच्च टोलियों में आते हैं, तो उसमें निम्नतम टोली में जो आता है तंत्रिमा टोली आता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ही अंधकार देखने को आपको मिलेगा। इसमें तंत्रिमा टोली में आप देखें तो इसमें एक है कि सुरंगा सदाब्रिज की कथा हो रही है। महंगू दास, जो महंगू दास है, तो ये जो महंगू दास है, महंगू दास के घर के पास लोग जमा हैं। पुरानिया स्टेशन से एक मेहमान आया है, रेलवे में काम करता है। तंत्रिमा टोली के लोग कहते हैं कि खलासी जी हैं। तो ये जो तंत्रिमा टोली है, एक तो हमने कहा कि ये उस गांव का आप कह सकते हैं कि जो निम्न जाति के लोग हैं उस तंत्रिमा टोली में वो लोग आते हैं। उसी में आप देख रहे हैं कि पुरानिया जो है वहाँ से कोई मेहमान आया हुआ है, और जो मेहमान आया वो बेसिकली रेलवे में काम करता है। तो जैसे खलासी होता है, खलासी वो काम करता है। तो कहते हैं ये लोग कि खलासी जी आए हुए जी, सरकारी आदमी है खलासी जी, यदि लाल पताका दिखला देना तो डाक गाड़ी भी रुक जाए। तो ये लोग गांव में देखिए, अब वैसे भी खलासी जी का काम तो टाक पताका ही उड़ाना है, लेकिन ये लोग कैसे करें कि अगर वो झंडी दिखा दे तो ट्रेन रुक जाती है। तो यहाँ पे उनको बहुत पावरफुल समझते हैं लोग। तो उन लोगों ने कहा कि रुकेगी नहीं, लाल पताका देखते ही रेलगाड़ी रुक जाएगी। लाल ओढ़ना ओढ़कर गाड़ी पर चढ़ने आओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जपत हो जाएगा। खलासी जी बहुत गुनी आदमी है, पक्का ओझा है। चक्कर पूछते हैं, भूत प्रेत को पेड़ में कांटी ठोक कर बसवे करते हैं। बाज निपतुर को तुकताक कर देते हैं। कुंवर बिजवे भान तो लोरिका और सुरंगा सदाब्रिज के गीत जानते हैं। गला कितना तेज है इनका। उस बार सुराजी हुलामल में खलासी जी ने लिख दिया था, बैगन गाड़ी के जमींदार के लड़के ने रेल का लाइन उखाड़ा है, बस फांसी हो गई उसकी। हाईकोर्ट और नंदन तक फांसी बहाल रही, लेकिन महंगू दास को कौन समझाए। बेचारे खलासी जी 1 साल से दौड़ रहे। महंगू दास की बेवा बिटिया फुलिया, अब इसकी बेटिया फुलिया। अब इस गांव में आपको फुलिया का जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, और यहीं से आप इंट्रो कर ले कि ये फुलिया है, इनकी विधवा बेटी है, और ये महंगू दास की बेटी है। तो बोले कि इसमें कि महंगू दास को कौन समझाए, बेचारे खलासी जी 1 साल से दौड़ रहे हैं। महंगू दास की बेवा बेटी फुलिया से पश्चिम की बातचीत पक्की करने के लिए हर बार खलासी जी झोरी में मुरंगिया नेपाली गांजा लाते हैं। तंत्रिमा टोली के पंचों को पिलाते हैं। सुरंगा सदाब्रिज गाते हैं। गांव के बीमार लोगों का झाड़ फूक करते हैं। उस बार उचित दास की डेरा वाली को तुकताक कर दिया। मरने के 4 दिन पहले बूढ़ा उचित दास संतान का मुंह देख गया, लेकिन महंगू दास को कौन समझाए। फिर खलासी जी लेन देन की बात भी करते, 1 कौड़ी नगद देंगे। जाति बिरादरी का एक शाम भोज भी कबूलते हैं। और क्या चाहिए, सरकारी आदमी जमाई होगा, कभी तीर्थ करने के लिए जाएंगे तो रेल में टिकट भी नहीं लगा। ऐसा गांव वाले सोचते हैं कि अगर ये खलासी बाबू बन गए अगर गाँव के दामाद, और वैसे भी वो बेवा है फुलिया, तो कितना फ़ायदा होगा। लेकिन आप देखते हैं कि ये भले ही सब लोग फ़ायदेमंद सोचते हैं, पर जो उसके पिताजी है महंगू दास, वो कभी इसके बारे में नहीं सोचते। अब रमजू दास, एक इसी गांव में एक रमजू दास भी हैं। रामजू दास की स्त्री जो है वो तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। अब इसी तंत्रिमा टोली में रमजू दास हैं, और रामजू दास की जो स्त्री है ये औरतों की टोली की एक सरदारिन है। एक तो आपको फुलिया देखने को मिल गई इस तंत्रिमा टोली में, दूसरी आपको सरदारिन देखने को मिल गई, औरतों की सरदारिन। हाट बाजार जाने के समय मालिकों के खेतों में धान रोपने और काटने के समय और गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उसकी सरदारी में रहती हैं। राजपूत हो, बाभन हो और
चाहे राजपूत हो या बाभन हो या मालिक टोला, सभी बाबू बबुआन से मुँहामुँही बात करती है, दिल लगी का जवाब हंसकर देती है और समय पड़ने पर हाथ चमका चमका कर झगड़ा भी करती है। एक बार तो सिंह जी की भी सीसी सटकी। वो बूढ़ा हो गया, चाट लगी हुई है, सिर के बाल सादा हो गए, मन की रंग नहीं। हमारा मुंह मत खुलवाइए सिंह जी। तो ये मतलब बहुत तगड़ी स्त्री होती है, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि इससे सब डरते हैं, उससे सभी डरते हैं, ना जाने कब किसका भेद वो खोल के रख दे। सभी उसकी खुशामद करते हैं। टोले भर की जो जवान लड़कियां उसकी मुट्ठी में रहती हैं, उससे कोई बाहर नहीं। खलासी जी इस बार लालबाग मेले से उसके लिए असली गिलट का कंगन भी लाए थे, चांदी की तरह चमक है। मौसी किसी तरह फुलिया से, तो वो इस तरीके से लेके आया था इनके लिए, जो औरत की सरदारी थी वो इसलिए लेके आया था खुशामद करने के लिए। वो लेके आया कंगन, बोला मौसी किसी तरह फुलिया से चुमौना ठीक कर दो, टुटका आंदोलन लंदन, अरे सूत ले देवो और प्यारे लाल पलंगिया से। तो ये कहते कि किसी भी तरह हमारा मतलब वो शादी ठीक करा दो। खलासी जी आज दिल खोलकर गा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि वे खुद सदाब्रिज हैं, लेकिन ना तो उसकी फुलिया उसे रहने के लिए विनती करती और ना महमूद दास चुमौना की बात मंजूर करता है। मतलब जिससे वो शादी करने की बात करते हैं, ना वो राजी होते ना उसके पिताजी राजी होते हैं। फुलिया क्या करे, माँ बाप के रहते वो क्या बोल सकती। अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती। लोग क्या कहेंगे। रमजू दास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। उस दिन फुलिया कह रही थी कि मामी काली क्रिया किसी से कहना मत, खलासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते, आखिर वो बेचारा कब तक दौड़ेगा। यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढेगा, दुनिया में कहीं और तंत्रिमा की बेटी नहीं है क्या। जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सहदेव मिसर, अब देखिए एक नहीं बल्कि एक तो ये तो खलासी जी इनके पीछे दौड़ ही रहे हैं, इनके अलावा एक लोग हैं सहदेव मिसर, ये भी इनके पीछे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये खलासी जी इतने दिन से दौड़ रहे हैं और पिताजी कुछ नहीं कह रहे हैं, तो क्या तंत्रिमा की बेटियों के लिए और कोई नहीं है, या और भी उन लोगों के लिए और भी बेटियां नहीं है। जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सहदेव मिसर देह पर माछी भी नहीं बैठने देगा। तब करो खुशामद नकट्टी चमाइन की और चिचाई की माँ की, मुसब्बर चबाओ और एड़ी से पेट को आटा की तरह गुथवाओ। उस बार जोतकी जी का बेटा नाम लरेन ने क्या दिया, अंत में नक्कटी को गाभिन बकरी देकर पीछा छुड़ाया था। खलासी जी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है, फुलिया क्या करे। लेकिन रमजू दास की स्त्री का मुंह कौन बंद कर सकता है। अरे फुलिया की माए, तुम लोगों को ना तो लाज है और ना धर्म, कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी। आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुधारू गाय के बराबर है, मगर इतना मत दो कि देह का खून भी सूख जाए। कहती कि अरे हाँ हाँ बेटा बेटी केकरो, मतलब ये वहाँ का आंचलिक शब्दावली में ये लोग कहते हैं। तो ये उसका फ़ायदा एक तरीके से उठाना चाहते हैं जो वहाँ के हैं महमूद दास। तो वो जो सरदारी ने यहाँ की, अगर आप कह सकते हैं कि पूरे गांव की, तो वो भी एक फ़ायदा ही उठा रही है, लोगों से किसी तरीके से बस लूटने का काम ही कर रही है। वो कहती है अरे हाँ हाँ बेटा बेटी केकरो, घिघारी करे मंगरो, चालनी का है सुई से की तेरी पेट में छेद, हाथ में कंगना तो चमका रही हो, खलासी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुड़ता। फुलिया की माँ ने जब से रमजू दास की स्त्री के हाथ में वो कंगना देखा है, उसका कलेजा जल ही रहा है कि मेरी बेटी के चक्कर में ये कंगन पहन रही है, मुझे नहीं मिल रहा है। महमूद दास पर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, खलासी की बुद्धि ही मारी गई है। रमजू की स्त्री को कुटनी बहाल किया है, कंगना दिया है। रमजू की स्त्री काली माई है, जो लोग उसकी बात को मान लेंगे। मुंह संभाल कर बात करे नेंगड़ी, बात बिगड़ जाएगी। खलासी हमारा बहन बेटा है, बहन बेटा लगाकर गाली देती है। गाली हमारे देह में नहीं लगेगी, तेरे देह में लगी हुई है। अपने खास भतीजा ततेरा के साथ भागी तू और गाली देती है हमको, शर्म नहीं आती है तुझको बेशर्मी। भरी पंचायत में जो पीठ पर झड़ाई की मार लगी थी तो तू सब भूल गई। गुंवर टोली के कलरों के साथ रात भर बहस पर रसलीला करती थी, सो कौन नहीं जानता। तू बात करेगी हमसे रे सिंगवा की। अब देखिए ये लोग आपस में इस तरीके से एक दूसरे को लड़ाई झगड़े में कुछ भी मतलब बके जा रहे हैं। तो वो भी कहते हैं कि रे सिंगवा की रखीली, सिंगवा के बगान का बम्बई आम का स्वाद तुम भूल गई, तरबन्ना में रात भर लुका चोरी में ही खेलती थी। ये लोग आपस में ही इस तरीके से लड़ रहे हैं। और फिर करें कुरुआ सिंगवा से मुँह दुखौनी में बाछी मिली थी। इतना बात सुनते ही सदाब्रिज फिर मूर्छित होकर धरती पे गिर पड़े। महमूद दास के घुर के पास होने वाली सुरंगा सदाब्रिज की कथा में औरतों के झगड़ों से कोई बाधा नहीं पहुंचती। औरतों के झगड़ों पर यदि मर्द लोग आग कान देने लगे तो हुआ। औरतों के झगड़ों का क्या, अभी झगड़ा किया, एक दूसरे को गाली सुनाई, हाथ चमचमा कर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया, एक दूसरे के मुर्दे उखाड़े,
जीभ की धार से बेटा बेटी की गर्दन कटी, काली माई का काला पाठा कबूला किया। इन सारे को करने के बाद आप देखेंगे 5 मिनट में वो सब मिल भी जाते हैं। पहले झगड़ा का सिरगनेस 2 ही औरतों से होता था। झगड़े के सिलसिले में एक एक करके पास पड़ोस की औरतों के प्रसंग आते जाते हैं और झगड़ने वालों की संख्या भी वहाँ बढ़ती जाती है। झगड़े से उनके काम काज में भी कोई बाधा नहीं पहुँचती, काम के साथ साथ वो झगड़ा, ये बहुत ही अलग ही आप प्रवृत्ति देखने को मिलेगा कि इनका एक साथ 2 काम हो जाता है, तो काम भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर लेती है। जब सारे गाँव की औरतें झगड़ने लगती हैं तब कोई किसी की बात नहीं सुनता, सब अपना अपना चरखा उठने लगते हैं। लेकिन फुलिया आज झगड़े में हिस्सा नहीं ले रही है, वो टट्टी की आड़ में खड़ी होकर सुरंगा सदाब्रिज की कथा सुन रही है। खलासी जी के गले में जादू है, ओझा गुनी आदमी है। कथा और गीत में फुलिया ये भी भूल जाती है कि सहदेव मिसर शाम से ही कोठी के बगीचे में उसके इंतजार में मच्छर कटवा रहे हैं। अब एक तो इनके पीछे ये बेचारे खलासी जी पड़े हैं, दूसरे इनके पीछे सहदेव मिसर इनका इंतजार कर रहा है। और ये खलासी जी को सुनते सुनते सहदेव मिसर को भूल गई हैं। मामी क्या है रे, बोलना, सहदेव मिश्रवा के पास जाएगी क्या? नहीं मामी, एक बात कहने आई हूँ, काली क्रिया किसी से कहना मत। खलासी जी जो तुम्हारे गुहाल में सोते हैं ना, काली क्रिया। सुरंगा सदाब्रिज की कथा समाप्त हो गई। झगड़ा लंका कांड तक पहुंचकर शेष हो गया। सहदेव मिसर मच्छरों से कब तक देह का खून चुसाते, साला खलसिया। तो वो गाली देते हैं कि खलसिया की वजह से सब हो रहा, अच्छा उसको कल देखेंगे। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और रमजू की स्त्री के गुहाल में सुरंगा कह रही है सदाब्रिज से, अभी नहीं, जब बाबा चुमौना के लिए राजी नहीं होंगे तब मैं तुम्हारे साथ भाग चलूँगी। उनको राजी कैसे किया जाए? कौन एक मिसर है सुना है? सदाब्रिज बेचारा कहता है, सब झूठी बातें तुम बालदेव जी से कहो। कौन बालदेव? पुरनिया आश्रम वाला। हाँ, सभी उनकी बात मानते हैं, बाबू भगवान भी उनसे बाहर नहीं है। तुम बंदगी मत करना, जय हिंद कहना। लेकिन वो तो हम पर बड़ा नाराज है, देशद्रोहितों की फिरिस्त में नाम दे दिया है। माँ के लिए नाक की बुलाकी ले आना, असली पीतल की बुलाकी, देशद्रोही। और इतने पे आपका ये वाला ख़त्म होता है। अगला पार्ट फिर से नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि 12 खंड 12 स्टार्ट करेंगे। यहाँ के लिए धन्यवाद।